नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के बुलेटिन में एक नजर अब तक की सुर्खियों। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिका में सीबीआई द्वारा भ्रष्टाचार के कथित मामले में गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें राहत के लिए हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए। सिसोदिया के वकील ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका को वापस ले लिया। सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने फैसला दिया। सीजेआई ने कहा कि आप एक FIR को चुनौती दे रहे हैं, रिमांड को चुनौती दे रहे हैं, जमानत की मांग कर रहे हैं, सभी अनुच्छेद 32 के तहत। आपके पास धारा 482 CRPC के तहत हाईकोर्ट जाने का उपाय है। जिसके बाद सिसोदिया की ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने अर्नब गोस्वामी और विनोद दुआ के मामलों का हवाला देते हुए कहा कि असाधारण परिस्थितियों में जमानत के लिए अनुच्छेद 32 को लागू किया जा सकता है। इस पर सीजेआई ने जवाब दिया कि अर्नब गोस्वामी का मामला था जो हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में आया था और विनोद दुआ का मामला एक पत्रकार के खिलाफ आलोचनात्मक रिपोर्ट करने के लिए था, जबकि मौजूदा मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत है। विवादों से घिरे अडानी समूह को एक और झटका लगा है। दिग्गज फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी JP मॉर्गन की एसेट मैनेजमेंट यूनिट ने अडानी ग्रुप में ESG फंड के जरिए किए अपने सारे निवेश को बेच दिया है। ESG फंड्स म्यूचुअल फंड्स होते हैं। गौरतलब है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से ही अडानी ग्रुप के शेयरों में पिछले एक महीने से लगातार गिरावट देखी जा रही है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक JP मॉर्गन की एसेट मैनेजमेंट यूनिट ने अडानी ग्रुप की कंपनी ACC लिमिटेड के 70,000 शेयर बेचे हैं। JP मॉर्गन ने ये निवेश मई 2021 में किया था। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक JP मॉर्गन के एक और फंड ने ACC में करीब 1350 शेयर बेचे, जिसमें उसने पिछले साल निवेश किया था। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों से पता चलता है कि JP मॉर्गन, जिसकी कभी ACC में 0.04% हिस्सेदारी थी, अब ESG फंड के जरिए अडानी ग्रुप के किसी भी कंपनी में कोई निवेश नहीं रखा है। हालांकि अडानी ग्रुप के नॉन ESG फंड्स में JP मॉर्गन का निवेश बना हुआ है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार को बजट सत्र बुलाने की अनुमति देने से राज्यपाल के इनकार पर भगवंत मान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि पंजाब विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च से ही होगा। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात पर नाराजगी जताई कि सरकार को मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा, क्योंकि राज्यपाल ने विधानसभा बुलाने के प्रस्ताव से इनकार किया। सिंघवी ने कहा कि राज्यपाल को संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए। अगर राज्यपाल अपने विवेक से जाते हैं और बजट सत्र नहीं बुलाएंगे, क्या वो बजट सत्र का अर्थ समझते हैं? वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा, क्या इस तरह से राज्यपाल को काम करना चाहिए? उन्होंने संविधान को हाईजैक कर लिया है। में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को लिखे अपने पत्रों में बेहद अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया। राज्यपाल ने विधानसभा बुलाने से इनकार नहीं किया, बल्कि सिर्फ इतना कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के कुछ बयानों पर कानूनी राय लेने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। उन्होंने अनुच्छेद 167 के तहत कुछ जानकारी मांगने वाले राज्यपाल के पत्र का CM द्वारा दिया गया जवाब भी पढ़ा और कहा कि ये भाषा गली स्तर की भाषा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों तरफ से अपमान किया गया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार राज्यपाल द्वारा मांगी गई जानकारी देने के लिए बाध्य है। साथ ही बेंच ने कहा कि जब कैबिनेट ने सत्र आहूत करने की सलाह दे दी है तो राज्यपाल इससे बंधे हुए हैं, वो ऐसा करने के लिए बाध्य है। बेंच ने कहा कि आप विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंधित हो सकते हैं, निश्चित रूप से राज्यपाल को राजनीति से ऊपर होना चाहिए। शिवसेना में टूट को लेकर चल रहे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी है। CJI DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। जस्टिस MR शाह, कृष्ण मुरारी, हेमा कोहली और PS नरसिम्हा बेंच के अन्य सदस्य हैं। बेंच ने 21 फरवरी से मेरिट के आधार पर मामले की सुनवाई शुरू की थी। 16 फरवरी को उसने मामले के मेरिट के साथ इसे निर्धारित करने का विकल्प चुनकर बड़ी बेंच के संदर्भ के प्रारंभिक मुद्दे पर फैसला टालने का फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट के एमिकस क्यूरी KV विश्वनाथन ने दलील दी कि ED प्रमुख SK मिश्रा को दिया गया सेवा विस्तार अवैध है। SK मिश्रा के कार्यकाल को विस्तार को देने वाले मामले में बहस करते हुए सीनियर एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम में संशोधन, जिससे केंद्र सरकार को ED के निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने की शक्ति प्रदान की गई, वो भी अवैध था। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को ही सुनवाई में हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने दलील दी कि ये मुद्दा एक व्यक्ति का SK मिश्रा का ना होकर सिद्धांत के बारे में है। विश्वनाथन ने बताया कि केंद्र ने जवाब दिया था कि उसने CVC अधिनियम में संशोधन किया है और मिश्रा के कार्यकाल 17 नवंबर 2021 को विस्तार दिया गया है।
उन्होंने कहा कि मेरा निवेदन है कि विनीत नारायण और कॉमन कॉज आदि की याचिकाओं को ध्यान में रखते हुए मिश्रा के सेवा विस्तार अवैध घोषित किया जाए। ये किसी पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि सिद्धांतों के बारे में है, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसे आगे ले जाना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी प्रमुख को नवंबर 2021 से आगे का विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए था, क्योंकि फैसले में की गई विशिष्ट टिप्पणी थी कि विस्तार केवल असाधारण परिस्थितियों में दिया जाना चाहिए। उन्होंने अदालत से कार्यपालिका के प्रभाव से बचने के व्यापक सिद्धांत पर विचार करने का आग्रह किया। भारत चीन सीमा पर सालों से जारी तनाव के बीच अब चीन के विदेश मंत्री किन गांग G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने भारत आ रहे हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीन के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक वो इस सप्ताह भारत पहुंच जाएंगे। बता दें G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 2 मार्च को होगी। बता दें भारत चीन सीमा पर जारी तनाव के बीच दोनों देशों के रिश्ते सामान्य नहीं हैं। हालांकि मुद्दे सुलझाने के लिए लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन वो बेनतीजा साबित हुई है। इससे पहले पूर्व चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने 2019 में भारत का दौरा किया था। वो सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत में हिस्सा लेने भारत आए थे। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का आधिकारिक ट्विटर हैंडल हैक कर लिया गया। हैक करने के बाद हैंडल के नाम और उसके प्रोफाइल फोटो को बदल दिया गया। इस हैंडल का नाम अब युगा लैब्स कर दिया गया है। इसके प्रोफाइल फोटो में काले रंग में लिखा हुआ Y लगाया गया है। हालांकि हैकिंग के बाद अभी तक इस अकाउंट से कोई भी ट्वीट नहीं किया गया। युगा लैब्स अमेरिका की एक ब्लॉकचेन कंपनी है। ट्विटर हैक होने के बाद टीएमसी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन पार्टी सांसद डेरेक ओब्रायन ने एएनआई से बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। उन्होंने कहा कि इसको जल्द से जल्द सही करने की कोशिश की जा रही है। अरबपति कारोबारी इलोन मस्क एक बार फिर दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में बड़ा बदलाव हुआ है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक ट्विटर के सीईओ एलन मस्क एक बार फिर अरबपतियों की लिस्ट में नंबर 1 पर आ गए हैं। 2023 में अब तक मस्क की नेटवर्थ में करीब 36% का इजाफा हुआ। वहीं भारत के गौतम अडानी लगातार इस सूची में लुढ़कते जा रहे हैं और अब वो 30वें नंबर से भी नीचे चले गए। 28 फरवरी 2023 के मुताबिक मस्क की नेटवर्थ फिलहाल 187.1 बिलियन डॉलर है। मस्क ने रईसों की लिस्ट में फ्रांस के बिजनेस टाइकून बर्नार्ड अर्नोल्ड को पीछे छोड़ दिया है। एडीजी विजय कुमार के हवाले से कश्मीर जोन पुलिस ने दावा किया कि रविवार को पुलवामा में मारे गए कश्मीरी पंडित संजय शर्मा के हत्यारे आतंकवादी को मार दिया गया है। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में कहा, अवंतीपुरा मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादी की पहचान पुलवामा के आकिब मुश्ताक भट्ट के रूप में हुई है। इस ट्वीट में बताया गया है कि मारे गए आतंकी ने शुरू में हिजबुल मुजाहिदीन के साथ काम किया और अभी लश्कर तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़ा हुआ था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ।